हेलो एवरीवन, डीबीएसके इंटरमीडिएट कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लॉज। तो आइए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसी के बारे में हमें सीखना है, समझना है, जानना है कि कैसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। इसी के बारे में हमें जानना है। तो थोड़ा सा हम लोग पहले कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में समझ लेते हैं। आई होप कि आप लोगों को पता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब होता है कि एक प्रिंसिपल क्लॉज प्लस एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। इतना तो हम लोग जानते ही हैं। अब आगे जो हमें जानना है कि इस एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि एडजेक्टिव क्लॉज का मतलब क्या है। एडजेक्टिव क्लॉज का मतलब ये है कि वह क्लॉज जो एडजेक्टिव की तरह कार्य करे, एडजेक्टिव की तरह कार्य करे या एडजेक्टिव के समान कार्य करे, एडजेक्टिव के समान कार्य करे, उसे हम एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। वह क्लॉज जो एडजेक्टिव की तरह कार्य करे उसे हम एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। बस इतना ध्यान देना है। एडजेक्टिव क्लॉज का मतलब क्या? वह क्लॉज जो एडजेक्टिव की तरह कार्य करे या एडजेक्टिव के समान कार्य करे उसे हम एडजेक्टिव क्लॉज के अंतर्गत रखते हैं। एडजेक्टिव का कार्य क्या है? नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करना है। तो जाहिर सी बात है एडजेक्टिव क्लॉज भी नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा। बस यहीं पर थोड़ा सा ध्यान से समझना है। एडजेक्टिव क्लॉज वह क्लॉज जो एडजेक्टिव के समान कार्य करे। एडजेक्टिव क्या कार्य करता है? नाउन और प्रोनाउन की विशेषताओं को प्रकट करता है। तो एडजेक्टिव क्लॉज भी वही कार्य करेगा, नाउन और प्रोनाउन की विशेषताओं को प्रकट करेगा। एडजेक्टिव क्लॉज का यूज तब होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए जब दिए गए वाक्य में से किसी वाक्य के नाउन या प्रोनाउन का, अर्थात दो वाक्य दिए गए उसमें से एक वाक्य में कोई नाउन प्रोनाउन आया है और उसी के बारे में दूसरे वाले वाक्य में कोई बात कही जा रही है, अर्थात दूसरे वाले वाक्य में उस नाउन और प्रोनाउन की विशेषताओं को बताया जा रहा है। तो जिस वाक्य में विशेषताओं को बताया जा रहा है उसी को हम एडजेक्टिव क्लॉज में बदल देंगे और हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। क्योंकि एक प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ एडजेक्टिव हो जाएगा, हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। तो ध्यान ये देना है कि दिए गए वाक्य में किसी एक वाक्य में नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई दूसरे वाक्य में कोई बात कही जा रही है, अर्थात दो वाक्य रहेगा, दोनों में से किसी वाक्य के नाउन या प्रोनाउन के बारे में दूसरे वाले वाक्य में कोई बात कही जा रही है, तो उसी वाक्य को हमें एडजेक्टिव क्लॉज में बदल देना है। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना हमें। हमें ये जानना है कि एडजेक्टिव क्लॉज के लिए प्रयुक्त होने वाले कंजक्शन, एडजेक्टिव क्लॉज के लिए प्रयुक्त होने वाले कंजक्शन कौन कौन, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जितने भी सबऑर्डिनेट क्लॉज के प्रकार है, चाहे नाउन हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, वो हमेशा किसी ना किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े हुए होते हैं। तो हमें जानना है कि एडजेक्टिव क्लॉज के लिए प्रयुक्त होने वाले कंजक्शन कौन कौन है, तभी तो हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण कर पाएंगे। तो कंजक्शन में पहला है हु। पहला कौन है? हु, जिसका मतलब होता है जो। हु का मतलब होता है जो, और ये सजीव के लिए आता है। किसके लिए आता है? सजीव के लिए, अर्थात लिविंग थिंग्स के लिए आता है। इसके बाद आता है होम, इसका मतलब होता है जिसको। ये भी सजीव के लिए आता है। किसके लिए आता है? सजीव के लिए। इसके बाद आता है हुज,
इसका मतलब होता है जिसका या जिसकी, जिसका या जिसकी, ये निर्जीव के लिए आता है। इसके बाद व्हिच, व्हिच का मतलब होता है जो, ये निर्जीव के लिए आता है अर्थात नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, निर्जीव के लिए। इसके बाद है दैट, इसका मतलब होता है जो। इसके बाद आता है वाई, इसका मतलब होता है जिस वजह से, जिस वजह से, ये कारण के लिए आता है, रीजन जिसे हम कहते हैं। वाई का मतलब होता है कारण बताने के लिए आता है अर्थात जिस वजह से। इसके बाद है वेयर, अर्थात होता है जहां, यह स्थान के लिए आता था, प्लेस। इसके बाद आता है व्हेन, जब, टाइम के लिए आता है अर्थात समय के लिए। इसके बाद आता है हाउ, अर्थात जिस तरह से, जिस तरीके से। ये मैनर के लिए आता है, किसके लिए आता है, मैनर अर्थात ढंग तरीके के लिए आता है। तो जितने भी कंजक्शन लिखे गए हैं ये एडजेक्टिव क्लॉज के लिए प्रयोग किए जाते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए। तो कौन कौन है, हु, हुम, हुज, व्हिच, दैट, व्हाई, वेयर, व्हेन और हाउ। इन्हीं सब का प्रयोग करके हम एडजेक्टिव क्लॉज का निर्माण कर सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग। आप लोग सुने होंगे रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब। इसके बारे में आप लोगों को जानकारी होगी कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है। ये भी यहाँ पर जानना जरूरी है क्योंकि जितने भी एडजेक्टिव क्लॉज हैं वो किसी न किसी रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब से प्रारंभ होते हैं। अभी जितने चीजें यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज के लिए प्रयुक्त होने वाले कंजक्शन लिखे गए थे उनमें से कुछ रिलेटिव एडवर्ब हैं और कुछ रिलेटिव प्रोनाउन है। तो कब, कहाँ, क्यों, कैसे रिलेटिव एडवर्ब के अंतर्गत आता है, अर्थात व्हेन, वेयर, वाई, हाउ। कब, कहाँ, क्यों, कैसे रिलेटिव एडवर्ब के अंतर्गत आता है। और जो शेष बच रहे हैं ये चीजें मेंशन की गई थी अभी पहले, उसमें कंजक्शन जो एडजेक्टिव क्लॉज के लिए प्रयोग होने वाले कंजक्शन उनमें ये चारों मेंशन किए गए थे। अब जो शेष बच रहे हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आएंगे अर्थात हु, whom, whose, which, that। कोई छूट रहा है? ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये रिलेटिव एडवर्ब है। अर्थात जो भी एडजेक्टिव क्लॉज होता है किसी न किसी रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव एडवर्ब से प्रारंभ होता है। और एक चीज हम ऑलरेडी से जान रहे हैं कि जितने भी सबऑर्डिनेट क्लॉज है किसी न किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से प्रारंभ होते हैं। ये सब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये रिलेटिव एडवर्ब है। तो दोनों तरह से आप लोग समझ लीजिए कि जो एडजेक्टिव क्लॉज है किसी न किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से भी प्रारंभ होता है और रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब से प्रारंभ होता है। हमेशा ऐसा नहीं कि मतलब हमेशा ये रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब या सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से ही प्रारंभ होता है। वही सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब में, बस इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है।
और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो भी एडजेक्टिव क्लास के जो भी रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब हैं, अर्थात जो भी कंजक्शन है, ये हमेशा उसके बाद लिखे जाएंगे, उस नाउन या प्रोनाउन के बाद लिखे जाएंगे जिसको वो मॉडिफाई करेंगे। बस ये इतना ध्यान देना है। जितने भी रिलेटिव एडवर्ब या रिलेटिव प्रोनाउन है या एडजेक्टिव क्लास के लिए प्रयुक्त होने वाले कंजक्शन है, वो हमेशा उस नाउन के बाद लिखे जाएंगे जिसको वो मॉडिफाई करते हैं। इतना हमें ध्यान देना है। तो आइए हम लोग अपने एग्जाम्पल पर चलते हैं। आई होप की बातें समझ में आ रही होंगी। जैसे है रमेश इज अ गुड बॉय। दूसरा वाक्य है he belongs a great family। रमेश इज अ गुड बॉय, he belongs a great family। रमेश एक अच्छा लड़का और एक महान परिवार से संबंध रखता है या उसका ताल्लुक एक महान परिवार से है। तो देखिए, मैंने शुरुआत में बताया गया था कि दो वाक्य दिए जाएंगे या दो से अधिक भी दिए जा सकते हैं, क्योंकि हम ये सीख रहे हैं ना कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स बनाना। यहाँ पर दो वाक्य दिए गए हैं। इसमें ये जानना है कि एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग तब होता है जब दिए गए वाक्य में किसी एक वाक्य नाउन या प्रोनाउन के बारे में दूसरे वाक्य में कुछ कहा जाए। रमेश इज अ गुड बॉय, इसमें नाउन कौन है? रमेश। इसी के बारे में बात दूसरे वाक्य में कही जा रही है कि ही बिलोंग्स अ ग्रेट फैमिली, वह एक महान परिवार से संबंध रखता है। और ये एक चीज और भी ध्यान देना कि जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एडजेक्टिव क्लॉज के थ्रू बनाते हैं, जो इसका हिंदी अर्थ होता है वो जा से प्रारंभ होता है। क्योंकि अभी जब हम लिखे थे हु का मतलब जो, होम का मतलब होता है जिसको, हुज का मतलब जिसका, जिसकी, सब जा से ही थे ना। जो इसका हिंदी अक्षर होता है वो जा से प्रारंभ होता है, बस इतना ध्यान देना। उसके बारे में भी लिखा गया था कौन सजीव के लिए, कौन निर्जीव के लिए, ठीक, कौन स्थान के लिए, समय के लिए, रीजन के लिए, मैनर के लिए, सारी चीजें वहां पर लिखी गई थी। तो रमेश इज अ गुड बॉय, इस रमेश के बारे में इस वाक्य में कुछ कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? ही बिलोंग्स अ ग्रेट फैमिली। ये दो सेपरेट वाक्य हैं, दोनों सिंपल सेंटेंस में है और दोनों प्रिंसिपल क्लॉज में है ना। दोनों को मिलाकर हमें एक कॉम्प्लेक्स बनाना है। कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जरूरी क्या है कि एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होना चाहिए। जब इसको हम बनाएंगे ये हो जाएगा रमेश। और ये चीज भी ध्यान देना कि जो वाक्य मॉडिफाई करेगा, जो सेंटेंस मॉडिफाई करेगा, उसी को हम एडजेक्टिव क्लॉज में बदल देंगे। और जो कंजक्शन एडजेक्टिव क्लॉज बनाने के लिए जो भी रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब या सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज किए जाएंगे, जिस नाउन को मॉडिफाई करेंगे उसके तुरंत बाद लिखे जाएंगे। रमेश इज अ गुड बॉय। हु, रमेश सजीव है। रमेश इज अ गुड बॉय हु बिलोंग्स अ ग्रेट फैमिली। अ ग्रेट फैमिली। रमेश इज अ गुड बॉय हु बिलोंग्स अ ग्रेट फैमिली। रमेश एक अच्छा लड़का है, हु का मतलब जो, बिलोंग्स अ ग्रेट फैमिली एक महान परिवार से संबंध रखता है या ताल्लुक रखता है। इसको हम एक तरह से और बना सकते हैं। देखिए, अभी था कि रमेश इज अ गुड बॉय हु बिलोंग्स अ ग्रेट फैमिली। अब इसको हम जब दूसरी तरह से बनाएंगे हो जाएगा रमेश कामा हु बिलोंग्स अ ग्रेट फैमिली। रमेश हु बिलोंग्स अ ग्रेट फैमिली इज अ गुड बॉय। इज अ गुड बॉय। तो बात घुमा फिरा के वही है कि रमेश कामा हु बिलोंग्स अ ग्रेट फैमिली इज अ गुड बॉय। तो रमेश इज अ गुड बॉय, रमेश इज अ गुड बॉय प्रिंसिपल क्लॉज है। हु बिलोंग्स अ ग्रेट फैमिली, हु बिलोंग्स अ ग्रेट फैमिली ए सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ एडजेक्टिव है। तो बन गया हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक। और दूसरा वाक्य है
दिस इज द टाउन। दूसरा वाक्य इसमें, नेहरू वाज born there। दिस इज द टाउन, या वही कस्बा है, नेहरू वाज born there। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, उनकी चर्चा हो रही है। दिस इज द टाउन, या वही कस्बा है, नेहरू वाज born there, नेहरू जहां पैदा हुए थे। स्थान की बात आ गई ना। हमें ये करना है, करना क्या है कि ये ढूंढना है कि नाउन के बारे में क्या बात कही जा रही है, वो किस वाक्य में कही है। पहले वाक्य नाउन के बारे में, दूसरे वाक्य में बात कही जा रही है। दिस इज द टाउन, तो इसमें जो नाउन है टाउन, टाउन माने कस्बा, ये नाउन है, ठीक, कॉमन नाउन। इसकी विशेषता क्या, नेहरू वाज बॉर्न देयर, नेहरू वहां पैदा हुए थे, ठीक। तो जिस नाउन या प्रोनाउन को दूसरा वाले वाक्य में कोई बात कही जा रही है, जिस नाउन या प्रोनाउन के बारे में, ठीक, दूसरे ही वाले वाक्य को ही मॉडिफाई करें, करने का तात्पर्य एडजेक्टिव क्लॉज में कन्वर्ट करेंगे। थोड़ा सा ये ध्यान देना आपको कि दिस इज द टाउन, नेहरू वाज बॉर्न देयर। यदि एक वाक्य नाउन या प्रोनाउन के बारे में दूसरे वाक्य में कोई बात कही जा रही है, तो जिस वाक्य में बात कही जा रही है उसी को हम एडजेक्टिव क्लॉज में कन्वर्ट करेंगे, ठीक। ये स्थान के लिए क्या आता है, हो जाएगा दिस इज द टाउन वेयर नेहरू दिस इज, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, दिस इज द टाउन, स्पेलिंग मिस्टेक है। दिस इज द टाउन सही तो लिखा था, दिस इज द टाउन वेयर नेहरू वाज बॉर्न, वेयर नेहरू वाज बॉर्न, ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। दिस इज द टाउन ये प्रिंसिपल क्लॉज है, वेयर नेहरू वाज बॉर्न ये सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ एडजेक्टिव है। आगे वाक्य देखिए, he was weeping, he was weeping for some reason। दूसरा वाक्य इसमें, nobody knew reason। ये दो वाक्य लिखे गए, इनको मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स बनाना है। He was weeping for some reason, वह किन्हीं कारणों से रो रहा था, मतलब some reason, कुछ कारणों से रो रहा था। Nobody knew reason, कोई व्यक्ति रीजन नहीं जानता था कि वह क्यों रो रहा था। ए नहीं, जिस वजह से वो रो रहा। अगर ये की शब्द आ जाएगा तो आप फिर चले जाओगे सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ नाउन में, लेकिन एडजेक्टिव का यूज करना है ना। He was weeping for some reason, nobody knew reason, किन कारणों से वो रो रहा था कोई नहीं जान पाया। जब इसको हम कंबाइन करेंगे ये हो जाएगा nobody knew the reason, केवल रीजन है, रीजन वाई, रीजन के लिए वाई रखता ना, nobody knew reason why he was weeping, why he was weeping। nobody knew reason, कोई व्यक्ति रीजन नहीं जान पाया, why he was weeping, जिस वजह से वह रो रहा था, ठीक। कोई व्यक्ति रीजन नहीं जान पाया, तो हमारा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। अब थोड़ा सा इसमें साइनॉप्सिस निकाल लेते हैं। He was weeping for some reason, वह किन्हीं कारणों से रो रहा था। Nobody knew reason, nobody knew reason, इस रीजन के बारे में इसमें बताया गया है, तो हो जाएगा nobody knew reason, कोई व्यक्ति कारण नहीं जान पाया, why he was weeping, जिस वजह से वह रो रहा था। और वाक्य है,
ही वाज स्टैंडिंग देयर, यहाँ पर दी बॉय कर दीजिए, दी बॉय वाज स्टैंडिंग देयर, ही इज माई ब्रदर। अब इसको भी कंबाइन करना है। दी बॉय इज स्टैंडिंग देयर, बालक, दी बॉय वाज स्टैंडिंग देयर, बालक वहां खड़ा था, ही इज माई ब्रदर, लड़का वहां खड़ा था, ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। तो इसको हम कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, बालक जो वहां खड़ा था मेरा भाई है। इसको कंबाइन कर दो, बहुत ही आसान है। दी बॉय हु वाज स्टैंडिंग देयर इज माई ब्रदर। बस हो गया, ये हमारा बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दी बॉय हु वाज स्टैंडिंग देयर इज माई ब्रदर। दी बॉय अर्थात लड़का, हु वाज स्टैंडिंग देयर जो वहां खड़ा था, इज माई ब्रदर मेरा भाई है। और इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। तो फिलहाल ये वीडियो सेशन यहीं पर समाप्त होता है। ठीक, बाकी जो कुछ बचा है छूटा है वो अगले वीडियो में पढ़ा दिया जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, वो भी एडजेक्टिव क्लास के अंतर्गत मेरे ख्याल से 2-3 पॉइंट छूटी है, वो भी पढ़ा दी जाएगी। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़िए, लॉकडाउन के गाइडलाइन का पालन करिए। बाकी जो कुछ बच रहा है वो विद्यालय खुलेगा फिर पढ़ा दिया जाएगा। वैसे